हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के लेक्चर में जिसका नाम है प्रपोजिशनल लॉजिक या बूलियन लॉजिक। तो सबसे पहले कि प्रपोजिशनल लॉजिक क्यों और क्या। तो प्रपोजिशनल लॉजिक एक ऐसा लॉजिक है जिसमें हम किसी भी सेंटेंस को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेसिकली लॉजिक इसीलिए बनता ही है कि हम किसी भी सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर सकें। तो प्रपोजिशनल लॉजिक भी एक लॉजिक है जिसमें हम किसी भी सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रू और फॉल्स। तो ये एक ऐसा लॉजिक है जिसमें कोई भी सेंटेंस तभी रिप्रेजेंट कर सकेंगे जब या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स। ठीक है, तो यही होता है प्रपोजिशनल लॉजिक का मेन कॉन्सेप्ट। ओके, अब ये बूलियन लॉजिक क्यों, इसके दो नाम क्यों। तो देखिए, प्रपोजिशनल लॉजिक में हम किसी भी सेंटेंस को या तो ट्रू सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या ऐसे सेंटेंस को जो कि फॉल्स हो। तो इसमें हमें दो ही वैल्यू मिल रही है, आइदर ट्रू और फॉल्स। और जब कहीं दो वैल्यू होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, बूलियन। बूलियन मीन्स टू वैल्यूज। तो इसीलिए यहाँ जो लॉजिक है उसमें केवल दो ही वैल्यू हैं, आइदर ट्रू और फॉल्स, या कहीं कहीं इसे 1 और 0 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रू को 1 से और 0 को फॉल्स से। ठीक है, तो आइदर 1 और 0 में रिप्रेजेंट करते हैं इस लॉजिक को या ट्रू और फॉल्स में, इसीलिए इस लॉजिक को हम बूलियन लॉजिक भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है प्रोपोजिशनल लॉजिक। जैसा हमने अभी चर्चा किया कि यहाँ हर एक सेंटेंस को या तो ट्रू या फॉल्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट दोनों में नहीं। जैसे कि एक सेंटेंस है, सन राइजेस इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। ओके, तो ये क्या है, एक ट्रू सेंटेंस है, तो इसे हम प्रपोजिशनल लॉजिक में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर कोई लॉजिक ऐसा है कि मुंबई मुंबई इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ओके, ऐसा अगर कोई सेंटेंस है तो ये क्या है, फॉल्स है। तो इसे भी हम प्रपोजिशनल लॉजिक में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो या तो हम ट्रू को कर सकते हैं रिप्रेजेंट प्रपोजिशनल लॉजिक में, या फॉल्स स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रपोजिशनल लॉजिक में। मगर कोई ऐसा सेंटेंस जो ना तो ट्रू है और ना ही फॉल्स, उसे हम प्रपोजिशनल लॉजिक में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। तो अब ये तो एक क्वेश्चन सेंटेंस है, इसे हम ट्रू या फॉल्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम समझ गए हैं कि किस तरह के सेंटेंस को हम ट्रू प्रपोजिशनल लॉजिक में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं ये P1 P2 ये सिंबल्स क्या है। तो ये जो प्रपोजिशनल सिंबल होते हैं ये बेसिकली सेंटेंस होते हैं। जैसे अभी हमने लिखा ना, सन राइजेज इन द ईस्ट, तो प्रपोजिशनल लॉजिक में क्या करते हैं, हर एक सेंटेंस को एक वेरिएबल से दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए इसको दिखा देंगे एक वेरिएबल P1 से। सिमिलरली मुंबई इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इसको एक दिखा देंगे वेरिएबल P2 से। और इसको कैसे लिखेंगे कि P1 इज ए सेंटेंस वेयर P1 कंटेन्स सन राइजेज इन द ईस्ट, और ये प्रपोजिशनल लॉजिक है। और कैसा प्रपोजिशनल लॉजिक है, ट्रू प्रपोजिशनल लॉजिक है। सिमिलरली P2 कैसा प्रपोजिशनल लॉजिक है, फॉल्स प्रपोजिशनल लॉजिक है। ठीक है, तो प्रपोजिशनल लॉजिक में या बुलियन लॉजिक में हम सिंबल्स का यूज करते हैं सेंटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब यहाँ बहुत सारे ऑपरेशन दिए हुए हैं जिन्हें कनेक्टिव्स भी कहते हैं, जो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, या कोई कोई यूनरी कनेक्टिव होते हैं, यूनरी ऑपरेशन होते हैं जो सिंगल सेंटेंस पे ही लगता है, जैसे नॉट। बाकी ये एंड और इम्प्लाइज, इफ, ये सब दो सिंबल्स पे लगते हैं। ठीक है, तो होते क्या है, एंड रिप्रेजेंट करता है कि अगर कोई सेंटेंस S1 एक सेंटेंस हो तो निगेशन ऑफ S1 ऐसे हम लिखेंगे, निगेशन का ये सिंबल होता है। निगेशन S1 एक ऐसा सेंटेंस होगा जो ट्रू होगा तब जब ये S1 फॉल्स होगा। तो निगेशन का मतलब होता है कि ये सेंटेंस ट्रू होगा जबकि ये निगेशन इसका फॉल्स हो जाएगा। ओके, सिमिलरली एंड जो है, एंड का मतलब होता है कंजंक्शन, यहाँ कंजंक्शन कहते हैं इसको। तो S1 और S2 अगर दो सेंटेंस हो तो S1 कंजंक्शन S2 या S1 एंड S2 इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये ट्रू तब होगा जब S1 और S2 दोनों ट्रू हो। ठीक है, सिमिलरली और का मतलब या, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, या ये या वो। तो ये दो सेंटेंसेस S1 या S2 पे लगता है तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, S1 इसको बोलते हैं डिसजंक्शन, S1 डिसजंक्शन S2। ये एक सेंटेंस होगा, ये कब ट्रू होगा, जब या तो S1 ट्रू हो या S2 ट्रू हो।
या दोनों ट्रू हो, उस केस में तीनों केस में ये ट्रू होगा। ठीक है, अब S1 implies S2, ये implies क्या करता है, तो S1 S2 दो सेंटेंस हो तो S1 implies S2 ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये इम्प्लीकेशन सिंबल कहलाता है। ये हर एक केस में ट्रू होता है, केवल एक केस में फॉल्स होता है। वो केस ये है कि जब S1 ट्रू हो और S2 फॉल्स हो तब ये implies फॉल्स होता है, बाकी हर एक केस के लिए ये ट्रू होता है। और ये इफ, जिसको बाई कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं या इसको इफ एंड ओनली इफ भी कहते हैं, इफ एंड ओनली इफ, ओनली इफ। ठीक है, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं S1 बाई कंडीशनल S2। ओके, तो ये कब ट्रू होता है, ये तब ट्रू होगा जब या तो दोनों ट्रू हो या दोनों फॉल्स हो, इन केसेस में ये ट्रू होता है। ओके, तो अब हमने देख लिए सारे क्या क्या ऑपरेटर हैं जो बुलियन लॉजिक पे लगते हैं या प्रोपोजिशनल लॉजिक में लगते हैं। अब आगे देखते हैं प्रोपोजिशनल लॉजिक में किस तरह से सेंटेंसेस होते हैं। तो देखिए, सेंटेंसेस बेसिकली प्रोपोजिशनल लॉजिक में दो तरह के होते हैं, एक होता है एटॉमिक सेंटेंस और एक होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, तो एटॉमिक क्या, जैसा नाम से एटॉमिक, कोई भी चीज एटॉमिक कब होता है, जब वो सिंगल होता है, और कॉम्प्लेक्स जब मल्टीपल होता है, दो या तीन या चार या कितने भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा हुए तो मल्टीपल या कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और अगर सिंगल होगा तो एटॉमिक। ठीक है, तो देखिए एटॉमिक सेंटेंस कैसे हो सकते हैं, ट्रू या फॉल्स या कोई सिंगल सिंगल स्टेटमेंट P Q R इस तरह से। ठीक है, सिंगल सिंगल जितने भी स्टेटमेंट हैं वो सारे एटॉमिक होंगे। उसी तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये कुछ ना कुछ इस पे ऑपरेशन लगा होगा, क्योंकि दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस कनेक्ट हो रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी एक ही सेंटेंस पे कोई ऑपरेटर लग जाता है तो भी वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है। जैसे ये देखिए, पैरेंथेसिस लग गया इस सेंटेंस के दोनों साइड तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, या ये स्क्वायर ब्रैकेट लग गया ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, या किसी सेंटेंस के आगे निगेशन लग गया मतलब उसका निगेटिव, ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, या दो सेंटेंस का कंजंक्शन या एंड, ये भी एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, या दो सेंटेंस का डिसजंक्शन या और बोलेंगे, ये भी एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। ये सेंटेंस से सेंटेंस का इम्प्लीकेशन, सेंटेंस वन इंप्लाइज सेंटेंस टू, ये भी एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, या सेंटेंस से सेंटेंस का बाय इम्प्लीकेशन, मतलब इफ सेंटेंस वन देन, मतलब सॉरी सेंटेंस वन इफ सेंटेंस टू, ये इफ डबल एफ वाला इफ है। ठीक है, बाय इम्प्लीकेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंसेस दो तरह के हो सकते हैं प्रोपोजिशनल लॉजिक में, या तो एटॉमिक या कॉम्प्लेक्स, और इस पे बहुत सारे ऑपरेटर लगेंगे। वो ऑपरेटर क्या क्या हो सकते हैं यहाँ दिया हुआ है, ये पैरेंथेसिस हो सकता है, स्क्वायर ब्रैकेट हो सकता है, निगेशन हो सकता है, कंजंक्शन हो सकता है, डिसजंक्शन हो सकता है, इम्प्लीकेशन हो सकता है, या बाय इम्प्लीकेशन हो सकता है। तो अब देखिए, ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस जो है यह बताता है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मल्टीपल ऑपरेटर एक साथ हो तो किस ऑपरेशन को पहले परफॉर्म करना है और किसको बाद में। तो यही होता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो देखिए यहाँ पे प्रेसिडेंस दी हुई है, सबसे पहले हमें किसे परफॉर्म करना है, ये ब्रैकेट को, ओके, पैरेंथेसिस या ब्रैकेट को सबसे पहले, उसके बाद निगेशन को, उसके बाद कंजंक्शन को, उसके बाद डिसजंक्शन को, उसके बाद इंप्लीकेशन को, उसके बाद बाय इंप्लीकेशन को। इसका मतलब क्या, एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। अगर कोई ऐसा सेंटेंस है, ऐसा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है प्रोपोजिशनल लॉजिक में, मान लीजिए P एंड निगेशन Q और पैरेंथेसिस R एंड S implies T डबल implies U, ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो अब कौन सा ऑपरेशन पहले करेंगे कौन सा बाद में, तो यही दिखाने के लिए ऑपरेटर का प्रेसिडेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा प्रेसिडेंस दिया हुआ है कि सबसे पहले ब्रैकेट, तो पहले हम इसके अंदर की चीजों को पहले सॉल्व करेंगे, सबसे पहला प्रेसिडेंस इसका होगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या, निगेशन, कहीं निगेशन है क्या, हाँ, उसके बाद इसको दूसरे नंबर पे, फिर तीसरा क्या होगा, तीसरे नंबर पे एंड वाले, उसके बाद जो भी एंड ऑपरेशन है, एक एंड ऑपरेशन यहाँ है, एक एंड ऑपरेशन यहाँ है। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी को पहले कर सकते हैं। उसके बाद इम्प्लीकेशन को, और कहीं है क्या, और हाँ, उसके बाद और को करेंगे, यहाँ पे है। उसके बाद ये इम्प्लीकेशन बाय इम्प्लीकेशन। तो अब इसमें देखते हैं, देखिए ये पूरे पैरेंथेसिस के अंदर है ना, तो इसके अंदर पहले एक अलग प्रेसिडेंस लगाएंगे, ये ओवरऑल नहीं देखेंगे पहले, चूंकि ये पैरेंथेसिस पहले होगा मतलब इसके अंदर का सारा चीज पहले होगा, तो इसके अंदर कौन सा पहले होगा कौन सा बाद में, ये पता चलेगा प्रेसिडेंस से। एक एंड है, एक इम्प्लीकेशन है, एक बाय इम्प्लीकेशन है, तो सबसे पहले
एंड होगा, फिर इम्प्लीकेशन, फिर बाय इम्प्लीकेशन। तो पहले ये वाला करेंगे नंबर 1, देन इम्प्लीकेशन जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसके साथ ये नंबर 2, उसके बाद बाय इम्प्लीकेशन जो भी रिजल्ट आएगा उसके साथ ये नंबर 3 पे ये होगा। ठीक है, तो 1 2 3 पे ये होगा। उसके बाद बाहर का चीज करेंगे। तो बाहर की चीजों में क्या है, एक निगेशन है, एक एंड है, एक और है। तो 3 ऑपरेशन यहाँ अंदर में परफॉर्म हो चुके हैं पहले। चौथे नंबर पे पहले निगेशन होगा, तो क्योंकि निगेशन सबसे पहले है निगेशन, तो ये चौथा नंबर पे होगा। 5वें नंबर पे कौन होगा, ये एंड वाला, क्योंकि एक एंड है एक और है। तो 5वें नंबर पे इसके निगेशन करने के बाद ये जो होगा ये होगा। और छठे नंबर पे सबसे लास्ट में होगा ये ऑपरेशन, और ये जो भी निकला हुआ रहेगा इसके साथ वो और वाला होगा, इस 5वें के रिजल्ट के साथ लास्ट में छठा होगा पूरा। ठीक है, तो इस तरह से ऑपरेटर प्रेसिडेंस काम करता है कि मल्टीपल सेंटेंसेस है लाइक पी एंड क्यू और आर। तो पहले एंड करेंगे या और, तो देखिए यहाँ एंड है कि पहले प्रेसिडेंस में, तो पहले पी एंड क्यू करेंगे 1 नंबर पे, उसके बाद जो भी रिजल्ट निकलेगा उसका लास्ट में 2 नंबर पे उसका आर के साथ और करेंगे या डिस्टिंक्शन करेंगे। इस तरह से ऑपरेटर प्रेसिडेंस काम करती है। अब ये जो चीजें हैं, प्रोपोजिशनल लॉजिक को डिफाइन करने का तरीका है कि 2 तरह के सेंटेंस होते हैं और ये ऑपरेटर होते हैं, ऑपरेटर का प्रेसिडेंस होता है। ये कहलाता है BNF यानी बैकस नॉर फॉर्म। ठीक है, ये ग्रामर है जो बताता है कि प्रोपोजिशनल लॉजिक में सेंटेंस कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, अलॉन्ग विथ उन सेंटेंसेस पे कौन कौन ऑपरेटर लगते हैं और उनका प्रेसिडेंस क्या क्या है फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। तो इसी को बोलते हैं बैकस नॉर फॉर्म। यहाँ अगर हम हाईएस्ट टू लोएस्ट अगर दिखाएं तो ऐसे है, पैरेंथेसिस, देन निगेशन, देन ये एंड, देन और, देन इम्प्लीकेशन, देन बाय इम्प्लीकेशन। ठीक है, ये ग्रेटर देन सिंबल है कि किसका किससे ज्यादा है। ठीक है, तो हाईएस्ट फिर से जान लेंगे कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस में हाईएस्ट, पैरेंथेसिस, उसके बाद निगेशन, उसके बाद कंजंक्शन, फिर डिसजंक्शन, फिर इम्प्लीकेशन, देन लास्ट में बाय इम्प्लीकेशन। चलिए, अब जब हमने अच्छे समझ लिया है और जब हम किसी भी लॉजिक को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को कहते हैं BNF। तो अगर एग्जाम में आए कि बैकस नॉर फॉर्म क्या होता है, BNF क्या होता है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हम यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लिख देंगे कि सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, एटॉमिक एंड कॉम्प्लेक्स। उसके बाद एटॉमिक सेंटेंस किस किस तरह के हो सकते हैं ये लिख देंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किस तरह के हो सकते हैं ये लिख देंगे, उन पर कौन सा ऑपरेटर लगता है ये लिख देंगे, और फिर ऑपरेटर का प्रेसिडेंस क्या है ये लिख देंगे। यही होता है हमारा BNF, बैकस नॉर फॉर्म। तो अब देखिए, अब हम देख रहे हैं कि ये टेबल, तो प्रपोजिशनल लॉजिक में एक टेबल बहुत कॉमन होता है, ये जिसको बोलते हैं ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल, इसमें किसी भी लॉजिक की ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू लिखी जाती है कि किस कंडीशन में वो लॉजिक ट्रू होगा और फॉल्स होगा। तो देखिए, जितने भी बेसिक ऑपरेशन है सब यहाँ पे दिए हुए हैं कि मान लीजिए P और Q 2 सेंटेंसेस हैं, एटॉमिक सेंटेंसेस, उन पे ये सारे ऑपरेटर लगे हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं ये सारे के सारे। ठीक है, ये दोनों क्या है, एटॉमिक, एटॉमिक, और ये क्या है, कॉम्प्लेक्स। तो ये ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा, मतलब ट्रूथ वैल्यू क्या क्या होगी, तो देख लेते हैं। अगर P फॉल्स रहे और Q भी फॉल्स रहे तो निगेशन P क्या होगा, ट्रू होगा। क्यों, क्योंकि निगेशन P इज द अपोजिट ऑफ P, तो P फॉल्स है इसलिए निगेशन P ट्रू। P एंड Q क्या, मैंने क्या बोला था, अगर दोनों ट्रू रहेगा तभी ट्रू होगा, तो यहाँ पे क्या है, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स ही होगा। P और Q क्या, मैंने बोला था जब एक भी ट्रू रहेगा तो ट्रू होगा, तो यहाँ तो एक भी ट्रू नहीं है इसीलिए फॉल्स है। P इंप्लाइज Q, मैंने क्या कहा था, ये फॉल्स कब होगा, जब P ट्रू और Q फॉल्स रहे, बट ऐसा तो है नहीं इसीलिए ट्रू हो गया। और P डबल इंप्लाइज Q ट्रू कब होगा, मैंने क्या कहा था, जब या तो दोनों फॉल्स हो या दोनों ट्रू हो, तो देखो यहाँ दोनों फॉल्स है इसलिए ट्रू हुआ। सिमिलरली अदर केसेस के लिए भी फॉल्स ट्रू, तो निगेशन P, तो इसका उल्टा यानी ट्रू। P एंड Q, यहाँ पे एंड तभी ट्रू होगा जब दोनों ही ट्रू हो। ठीक है, उसी तरह से P और Q, जब दोनों में से एक भी ट्रू हो तो ट्रू, देखो यहाँ पे ट्रू। उसी तरह से P इंप्लाइज Q, ये ट्रू ये फॉल्स में ही फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू, तो देखिए ट्रू। और ये तभी ट्रू होता है जब दोनों फॉल्स या दोनों ट्रू होते हैं, बट यहाँ एक फॉल्स एक ट्रू है इसीलिए फॉल्स। इस तरह से बाकी केसेस भी बनेंगे। ठीक है, तो हम इस तरह से टेबल को कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोपोजिशनल लॉजिक में किसी के लिए भी, और इस तरह से हम 3 या 4 एटॉमिक सेंटेंसेस के लिए भी बना सकते हैं, मतलब जो कॉम्बिनेशन होगा, लाइक अगर हम चाहे P एक ले लें, Q एक R, तो तीनों के लिए P एंड Q एंड R का भी ट्रूथ टेबल बना सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रूथ वैल्यूज। मान लीजिए इसमें ट्रू है, इसमें ट्रू है, इसमें फॉल्स है, तो P Q R ट्रू कब होगा, जब तीनों ट्रू हो, बट देखिए इस केस में एक फॉल्स है तो ये फॉल्स। इस तरह से हम टेबल हर एक केस के लिए बना सकते हैं। ठीक है, आगे वम्पस वर्ल्ड का सेंटेंस। अब देखिए, हमने एक वम्पस वर्ल्ड प्रॉब्लम देखा था, क्या था कि एक 4x4 का गुफा था जिसमें कहीं पे वम्पस था, कहीं पे पिट था, इस तरह से कुछ कुछ था। ठीक है,
कहीं पिट था, कहीं वंपस था, और एक एजेंट है जिसको यहाँ से जाना है और गोल्ड लेके आना है, ठीक है। मान लीजिए गोल्ड यहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे गोल्ड है, ठीक है। तो वंपस वर्ल्ड हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है दूसरे वीडियो में, तो वहाँ पे देख लेंगे। तो सिंपली देखेंगे इसको प्रोपोजिशनल लॉजिक में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सपोज यहाँ पे एक सेंटेंस लिया है कि इफ देयर इज ए पिट इन आई जे, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पी आई जे से। अभी हमने देखा था ना कि P1 P2 से सेंटेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पी आई जे से रिप्रेजेंट कर रहा है अगर आई जे में कोई पिट हो। पिट मतलब होता है गड्ढा, तो आई जे मतलब क्या है, ये वंपस वर्ल्ड में क्या होता है, इसको जीरो नहीं, 1 से 1 2 3 4 नंबरिंग कर दिया गया है, 1 2 3 4। तो जितने भी ये स्क्वायर रूम्स हैं इन सबको एक एक नंबर मिला है। जैसे ये रूम हो गया P11, ये हो गया P21, ये हो गया P31, ये P41, ये P12, ये P22, P23, P24, सॉरी मैंने गलती कर दिया, ये होगा P12, P22, नहीं सही है, ये होगा P1 P12, P22, P32 होगा ये, और ये होगा P42। ओके, तो इस तरह से ये नंबरिंग होते हैं। पहले होता है ये कॉलम नंबर, ये कॉलम्स हैं, और उसके बाद होता है रो नंबर, ये रोज हैं, ठीक है। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही कहा है कि पी आई जे का मतलब है कि पिट है किस वाले रूम में, आई जे वाले रूम में, ठीक है। और बी आई जे का मतलब है कि ब्रीज है, मतलब हवा, जहाँ पिट होती है ना वहाँ पर वर्ल्ड प्रॉब्लम में, वहाँ उसके एडजेसेंट रूम्स में हवा चलती है, एक ठंडी ठंडी मस्त ब्रीज होता है ना, एक मस्त हल्की हल्की हवा, तो वो होता है। तो बी आई जे रिप्रेजेंट करता है कि आई जे एथ रूम में ब्रीज है, मतलब ठंडी हवा चल रही है। अब मान लीजिए ऐसा एक सिनेरियो है कि पिट कॉजेज ब्रीज इन एडजेसेंट स्क्वायर्स, ठीक है। इसका मतलब अगर हम ये 2-3 रूम्स को देखें, लाइक P12 P21 इन सब को देखें, तो मान लीजिए B11 में एजेंट को ब्रिज लगता है। इसका मतलब क्या है, हम एक बाय इंप्लीकेशन यहाँ से निकाल सकते हैं कि ब्रिज तभी लगेगा जब साइड के स्क्वायर्स में पिट हो। तो B11 ये है 1 1, इसके साइड के स्क्वायर कौन कौन है, एक ये वाला एक ये वाला, तो मतलब 2 1 और 1 2। तो देखिए P12 और P21, मतलब हमें ब्रिज लग रहा है तो इन दोनों में से किसी एक में है पिट, इसीलिए ब्रिज लग रहा है, ठीक है, मतलब ठंडी हवा लग रही है। सिमिलरली अगर P21 में यहाँ पे इस रूम में आके ब्रिज लगेगा, मतलब क्या है, या तो इसमें पिट है या इसमें या इसमें, ठीक है। तो P11 ये वाला, ये P21 नहीं, सॉरी B21 में अगर ब्रिज है, इसका मतलब P11 P31 ये वाला, और ये ऊपर P यहाँ पे P22 होना चाहिए, P22, इनमें से किसी एक में पिट है, ठीक है, इसीलिए ब्रिज लग रहा है। ओके, तो मैंने जैसे कहा था पहले कंडीशन, ब्रिज वहीं लगता है जहाँ पे पिट होता है आसपास के कमरे में। और यहाँ से पता है कुछ चीज़ें, जैसे निगेशन P11 मतलब 1 1 में पिट नहीं है, निगेशन ऑफ B11 मतलब B11 में ब्रिज भी नहीं है, और B21 मतलब B21 में ब्रिज है, ठीक है। निगेशन मतलब ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, और ये ट्रू है, ठीक है। तो इन सब के बेसिस पे हम अगर बोलें कि एक नॉलेज बेस को रिप्रेजेंट करो, केबी होता है नॉलेज बेस। नॉलेज बेस मतलब जहाँ किसी भी एजेंट का सारा नॉलेज इकट्ठा रहता है, उसी को कहते हैं केबी, यानी नॉलेज बेस। तो अगर प्रोपोजिशनल नॉलेज में इस प्रोपोजिशनल लॉजिक में इस नॉलेज बेस को रिप्रेजेंट करें तो कैसे लिखेंगे, ये यहाँ दिया हुआ है कि देखिए ये सारे एक एक रूल बन जाएंगे कि P11 में पिट नहीं है, इसलिए निगेशन ऑफ P11, और ब्रिज 1 1 में तभी लगेगी जब 1 2 और 2 1 में पिट हो, इन दोनों में किसी एक में। रूल 3 कहता है कि B11 में ब्रिज नहीं है, निगेशन है इसीलिए, और रूल 4 कहता है कि B21 में ब्रिज है, इसीलिए पॉजिटिव है, ये निगेशन नहीं है। और रूल 5 कहता है कि 2 1 में तभी होगा जब P11 P22 या P31 में कहीं पे पिट होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ये लॉजिक निकालेंगे कि कहाँ पे क्या हो सकता है, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, R1 एंड R2 एंड R3 एंड R4 एंड R5, मतलब सबका कंजंक्शन, क्योंकि ये सारे रूल ट्रू हैं, ठीक है। मतलब निगेशन ऑफ P11 ट्रू है, क्यों, क्योंकि P11 फॉल्स है, ठीक है, तभी तो निगेशन ऑफ P11 ट्रू है। तो ये सारे कंडीशन ट्रू है, तो नॉलेज बेस जो होगा वो क्या करेगा, इन सारे कंडीशन का कंजंक्शन ये अपने पास इकट्ठा रखेगा, है ना। तो इसी तरह से हम किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, एक जनरल एग्जांपल लेते हैं
कि मेरे पास 10 रुपये हैं, या मेरे नहीं, राम के पास 10 रुपये हैं, राम हैज़ 10 रुपीज़, ठीक है, और श्याम के पास 20 रुपये हैं, श्याम हैज़ 20 रुपीज़। अब इन दो चीज़ों को हम नॉलेज बेस में प्रपोजिशनल लॉजिक से रिप्रेजेंट करना चाहें तो राम के पास 10 रुपये हैं, तो इसको एक सेंटेंस दे देते हैं, सिंबल देते हैं P1, और इसको एक सिंबल देते हैं P2। इन दोनों को एक एक सिंबल दे दिया, और इन दोनों का नॉलेज बेस को है, इसका मतलब P1 एंड P2 है। तो इसी तरह से हम कहीं भी डिफरेंट स्टेटमेंट के बीच में ये कंजंक्शन लगा के हम इसको नॉलेज बेस में रख सकते हैं और कह सकते हैं कि ये ट्रू होगा, क्योंकि नॉलेज बेस को पता है ये ट्रू है और ये ट्रू है, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट स्टेटमेंट को हम सिंबलाइज करके और उसको एंड करके नॉलेज बेस में रखते हैं। इसी तरह से हम जनरल सिनेरियोज को प्रपोजिशनल लॉजिक की मदद से नॉलेज बेस में इकट्ठा रखते हैं, और एजेंट उस नॉलेज बेस की मदद से कोई एक्शन परफॉर्म करता है, कोई टास्क परफॉर्म करता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है प्रपोजिशनल लॉजिक में। तो लॉजिकल इक्विवेलेंस का मतलब होता है कि दो प्रपोजिशनल लॉजिक, मान लीजिए P1 और P2 दो लॉजिक हैं, ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट है, उसको ऐसे 3 लाइन से दिखाते हैं। तब जब ये ट्रू होंगे सेम मॉडल में, ये थोड़ा अलग तरीके से कहा गया है, थोड़ा सिंपल तरीके से मैं बताता हूं कि ये P1 और P2 दो लॉजिक हैं, ये ट्रू कब होंगे, जब ये मतलब ये लॉजिकल इक्विवेलेंट कब होंगे, जब ये सेम मॉडल में ट्रू होंगे। मतलब P का जो ट्रूथ टेबल होगा, ट्रू फॉल्स रहता है ना, ट्रू मान लीजिए P का ट्रू टेबल है ट्रू फॉल्स, और P2 का जो ट्रू टेबल है, P1 का जैसे P2 का भी ऐसा ही है, ट्रू एंड फॉल्स। तो अगर दोनों का ट्रूथ टेबल सेम रहा, सेम, तो हम कहेंगे कि P1 एंड P2 लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं, यही है इसका मतलब। और इंटेलमेंट के टर्म्स में कहा जाए कि अगर अल्फा और बीटा, या P1 P2 के टर्म में कहा जाए P1 और P2 इक्विवेलेंट है, मतलब P1 इंटेल करता है किसको, P2 को, एंड P2 इंटेल करता है किसको, P1 को, ठीक है। इंटेलमेंट मैंने एक अलग वीडियो में समझाया हुआ है, वहां देखने से पता चल जाएगा इंटेलमेंट होता क्या है। तो अगर अल्फा एंड बीटा इक्विवेलेंट है तो इससे हम कह सकते हैं ये तभी हो सकता है जब अल्फा इंटेल करता है बीटा को और बीटा इंटेल करता है अल्फा को, ठीक है। अब कुछ इक्विवेलेंस यहाँ दी हुई हैं, जैसे एंड जो होता है अल्फा एंड बीटा, ये इक्विवेलेंट होता है बीटा एंड अल्फा के, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे लग रहा है। सिमिलरली और भी कम्यूटेटिवली सेटिस्फाई करता है, मतलब लॉजिकल इक्विवेलेंट है। इस तरह से बहुत सारे रूल हैं, हम यहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन रूल्स इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे कि वैलिडिटी और सेटिस्फाइबिलिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रपोजिशनल लॉजिक का, कि वैलिडिटी और सेटिस्फाइबिलिटी क्या होती है। तो कोई भी सेंटेंस तब वैलिड होता है जब ये ट्रू होता है हर एक मॉडल में, ठीक है। मतलब कि हर एक केस में ये ट्रू हो। मॉडल क्या होता है ये हमने एक वीडियो में समझाया हुआ है, मगर फिर से हम समझा देते हैं। मॉडल मतलब कि कोई सेंटेंस है, जैसे एक सेंटेंस मैंने ले लिया x + y = 6। अब ये सेंटेंस ट्रू कब होगा, ये एक सेंटेंस है, मैंने प्रपोजिशनल लॉजिक में एक P1 के अंतर्गत ये रख दिया ये सेंटेंस, ठीक है, एक लॉजिक है। ये ट्रू कब होगा बताइए, ये ट्रू तब होगा जब x = 3 और y = 3 हो, या x = 2 y = 4 हो, या ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन जिसको प्लस करने से 6 आ जाए, वो ट्रू होगा। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस का जो ग्रुप है, इस ग्रुप को कहते हैं इस लॉजिक का मॉडल, और इसका एक और नाम होता है, इस ग्रुप को कहेंगे, ये सारे कॉम्बिनेशन वैल्यूज को कहेंगे इस लॉजिक का वर्ल्ड। तो वर्ल्ड या मॉडल एक ही चीज है। तो जब कोई सेंटेंस या लॉजिक ट्रू हो हर एक मॉडल में तो उसको कहते हैं वैलिड, तो वो सेंटेंस वैलिड हो गया। तो देखिए, अगर जनरल टर्म्स में समझा जाए तो जो चीजें यूनिवर्सल ट्रूथ होती हैं, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब क्या, हर जगह ट्रू होती हैं, तो ऐसी चीजें वैलिड कहलाती हैं, ऐसी सेंटेंसेस वैलिड कहलाती हैं। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो अर्थ पे जितने भी प्लेसेस हैं वहां पे सन ईस्ट में ही उगता है, इसीलिए ये एक कैसा स्टेटमेंट या लॉजिक है, ये है एक वैलिड लॉजिक, ठीक है। तो अगर इसको हम प्रूव करना चाहें, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक ट्रूथ टेबल बनाएंगे और दिखा देंगे कि ट्रूथ टेबल में
लास्ट में सारे वैल्यूज ट्रू हैं, ट्रू 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 ट्रू, सारे केसेस में ट्रूथ टेबल में वैल्यूज ट्रू हैं, तो हम बोलेंगे ऐसा लॉजिक जो है वो वैलिड है। ठीक है, अब इंटेलमेंट कैसे कनेक्टेड है इस वैलिडिटी से? ठीक है, तो इंटेलमेंट ऐसे कनेक्टेड है कि के बी इंटेल्स अल्फा, मतलब नॉलेज बेस जो है वो इंटेल करता है अल्फा किसी सेंटेंस को तब ही करता है जब के बी इंप्लाइज अल्फा जो है, ये जो एक कॉम्प्लेक्स प्रोपोजिशनल लॉजिक है, ये वैलिड होगा। ठीक है, तो हमको अगर प्रूव करना होगा कि प्रूव दैट के बी इंटेल्स अल्फा, तो हम क्या करेंगे, के बी इंप्लाइज अल्फा का एक ट्रूथ टेबल बनाएंगे और ट्रूथ टेबल में लास्ट में सारे वैल्यूज अगर देखेंगे, अगर ट्रू है तो इसका मतलब के बी इंटेल्स अल्फा है। ठीक है, और सिमिलरली सेटिस्फाइबिलिटी क्या होती है, तो कोई लॉजिक वैलिड तब होता है जब ये ट्रू होता है हर एक मॉडल में, मतलब इसका ट्रूथ टेबल के लास्ट में हमेशा ट्रू ट्रू ट्रू, यूनिवर्सल ट्रूथ टाइप की चीज। तो सेटिस्फाइबल तब होता है जब ये ट्रू होता है किसी एक मॉडल में, एटलीस्ट वन मॉडल में, कम से कम एक मॉडल में, किसी एक नहीं, कम से कम एक या एक से ज्यादा में ट्रू हो तो वो सेटिस्फाइबल हो जाता है। जैसे x + y = 4, ये सेटिस्फाइबल है क्योंकि एक ऐसे मॉडल में जहां x = 2 और y = 2 है, वहां x + y 4 हो जाएगा, तो ये ट्रू है। तो अगर कोई लॉजिक ऐसा है कि उसके ट्रूथ टेबल में किसी एक बॉक्स में भी ट्रू आ जाए, बाकी भले ही सब में फॉल्स आए, कोई मतलब नहीं है, तो ये लॉजिक कहलाता है सेटिस्फाइबल। ठीक है, तो ऐसा लॉजिक जो कहीं एक भी जगह ट्रू हो, कोई ऐसा स्टेटमेंट जो दुनिया में कहीं एक जगह भी ट्रू है ना, तो वो स्टेटमेंट या लॉजिक सेटिस्फाइबल कहलाता है। और ऐसा लॉजिक जो दुनिया में हर एक जगह ट्रू है, ऐसा लॉजिक वैलिड कहलाता है। समझ गए, वैलिड और सेटिस्फाइबिलिटी। अब देखिए ये दोनों भी आपस में कनेक्टेड हैं। कैसे कनेक्टेड हैं? अगर कोई स्टेटमेंट या लॉजिक अल्फा वैलिड है तभी वैलिड होगा अगर वो उसका निगेशन जो है वो अनसेटिस्फाइबल हो। और सिमिलरली अगर कंट्रापोजिटिवली कहें तो एक कोई लॉजिक अल्फा सेटिस्फाइबल तभी होगा जब उसका निगेशन वैलिड नहीं हो। ठीक है, और इससे हमें एक और बहुत ही अच्छी रूल निकल के सामने आती है, इसको कहते हैं अल्फा इंटेल्स बीटा इफ एंड ओनली इफ द सेंटेंस अल्फा एंड निगेशन ऑफ बीटा इज अनसेटिस्फाइबल। और ये जो रूल है, ये रूल कहलाता है रूल ऑफ प्रूफ ऑफ कंट्राडिक्शन या प्रूफ ऑफ रेफ्यूटेशन। देखिए अगर एग्जाम में कहीं रेफ्यूटेशन इस्तेमाल क्या हो तो घबराइएगा मत, रेफ्यूटेशन और कंट्राडिक्शन एक ही होता है। ठीक है, तो प्रूफ ऑफ कंट्राडिक्शन एक लॉजिक प्रूफ करने का तरीका होता है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए हमें कुछ प्रूव करना है कि P ट्रू है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम मान लेते हैं कि P फॉल्स है। ठीक है, उसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी एक्शन हैं उसको हम गलत साबित कर देते हैं और बोलते हैं चूंकि ये सारे गलत हो गए इसलिए P ट्रू है। लाइक हमें प्रूव करना है राम इज ए गुड बॉय, गुड बॉय, तो हम पहले मान लेंगे सपोज लेटस राम इज ए बैड बॉय, और उसके बाद राम को मतलब कंपेयर करेंगे बैड बॉय के कैरेक्टरिस्टिक से और बताएंगे कि बैड बॉय का कोई भी कैरेक्टरिस्टिक राम पे नहीं लगता है, इसीलिए कंट्राडिक्शन से, प्रूफ ऑफ कंट्राडिक्शन से ये साबित होता है कि राम गुड बॉय है। ठीक है, तो इंटेलमेंट प्रूव करने का एक तरीका ये है वैलिडिटी से, और एक तरीका ये है कि अगर अल्फा इंटेल्स बीटा में प्रूव करना हो तो हम क्या करेंगे, अल्फा एंड निगेशन बीटा लेंगे और उसको प्रूव कर देंगे कि ये अनसेटिस्फाइबल है। अनसेटिस्फाइबल मतलब क्या, देखो अगर सेटिस्फाइबल होगा तो कहीं ना कहीं एक में तो ट्रू होगा कम से कम, और अनसेटिस्फाइबल मतलब क्या, ट्रूथ टेबल के लास्ट में जो ट्रूथ टेबल बनता है उसके हर एक सेल में फॉल्स लिखा होगा, कहीं भी ट्रू नहीं लिखा होगा, ये हुआ अनसेटिस्फाइबल। ठीक है, तो यहीं पे दो और कॉन्सेप्ट आता है लॉजिक का, तो उसको कहते हैं टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्राडिक्शन, टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्राडिक्शन। तो टोटोलॉजी क्या होता है, ऐसा ट्रूथ टेबल जिसके लास्ट में सिर्फ ट्रू 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 हो, मतलब ऐसा ट्रूथ टेबल जिसके हर एक सेल में ट्रू 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 हो, उसको कहते हैं टोटोलॉजी। और जहां टोटोलॉजी होगा वहां वो सेंटेंस क्या होगा, वैलिड। और कंट्राडिक्शन जिसके लास्ट में खाली फॉल्स 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 हो। ठीक है, तो जहां कॉन्ट्राडिक्शन होगा वो क्या होगा, अनसेटिस्फाइबल, क्योंकि अगर एक जगह भी ट्रू निकल गया तो वो सेटिस्फाइबल हो जाएगा। तो यही अंतर है वैलिड में और अनसेटिस्फाइबल लॉजिक में। ठीक है, तो इस तरह से आज का टॉपिक जो है वो खत्म होता है प्रोपोजिशनल लॉजिक। अब हम आगे देखेंगे दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लॉजिकल एजेंट्स में आते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।